हेलो स्टूडेंट, फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का हिंदी का पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका 24 अक्टूबर को होना तय है, जैसा कि आपके हॉल टिकट और आपकी डेट शीट में मेंशन था, आपने देखा है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे सभी बच्चे हिंदी के पेपर को बहुत ही बेहतर तरीके से करके आए, और अभी उनके पास समय है और वो चाहें तो अपने हिंदी के पेपर की पीडीएफ या उससे रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो हमारे संस्थान से रिसीव कर सकते हैं, ताकि वो अपने पेपर को और भी बेहतर करें। आज हम देखेंगे कि हमारा पेपर आएगा कैसा, हमारा पेपर कितने मार्क्स का होगा, हमें अपने पेपर्स को लिखना कैसे है, जिससे कि हम मैक्स टू मैक्स मार्क्स गेन कर सकें। अभी हमारे पास एक दिन का जो समय है उसमें हम किस तरीके से अपने आप को अच्छा सा बेहतर प्रिपेयर किस पार्ट पे करें, जिससे कि हमें इजी हो जाए कि हम उसको पास कर लें। ठीक है, क्योंकि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा खराब आ रहा है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे अपने आप को उतना ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हिंदी का कोड आपको सबको पता है, 201 है। आपका ये पेपर पूरा 100 मार्क्स का होगा, जो हम पहले से बताते आए हैं। 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें 2 संख्याएं खंड दिए गए हैं, खंड आ और खंड बा, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। 2 सेक्शंस में आपको पेपर को कंप्लीट करना होगा। पहले सेक्शंस में आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको देखिए खंड बी में 10 क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्टिव होंगे। खंड आ में 2 तरीके के क्वेश्चंस होंगे। पहले 1 से 5 आपकी कविता पर आधारित होंगे, 6 से अपठित कविता पर, और 7 से 19 पठित गद्य पर, और 20 से 21 और 27 वाले आपके व्याकरण के आधार पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा, आजादी तन्हाई के लिए क्या है? आजादी तन्हाई के लिए महफिल है। क्या है? महफिल। इसमें क्या लिखा जाएगा? महफिल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है, पूरी पृथ्वी का दुख कविता में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? तो कौन सी विशेषता नहीं मिलती? ओजस्विता। कौन सी विशेषता नहीं मिलेगी बेटा? ओजस्विता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। क्या अर्थ है बेटा? विवाह करना। ठीक है, विवाह करना। नेक्स्ट इसमें लिखा है, आह्वान कविता के अनुसार सब मिलकर देश को एकता के सूत्र में बांधो और स्वतंत्रता समता उद्देश्य को पूरा करना। स्वतंत्रता समता उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करें। कवि वृंद के अनुसार जड़मति का अर्थ जिसकी बुद्धि का विकास ना हुआ हो। जिसकी बुद्धि का विकास ना हुआ हो, या जो मूर्ख हो। जड़मति यानी कि जड़ जिसकी बेकार हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान को भरना है। निम्नलिखित प्रश्न कौन से हैं? धन आवश्यकता के अनुसार ही अच्छा होता है। कबीर के अनुसार उससे अधिक होने पर क्या हो जाता है व्यक्ति? उससे अधिक होने पर सर्प पालने की अपेक्षा दान देना उत्तम है। क्या बेटा? सर्प पालने की अपेक्षा दान देना उत्तम है। दान देना उत्तम है। सॉरी, यहां पे उत्तम लिखा जाएगा। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में कवि ने पोखर के पानी में चांद के उतरने में गोल चढ़ने की कल्पना की है। किसकी? चांद के उतरने में, जब चांद उतर रहा है तो उसको गोल की कल्पना की गई है। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में नदियों के
प्रदूषित, क्या है, प्रदूषित, नदियों के प्रदूषित, उनमें बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, किस वजह से होगी, प्रदूषण की वजह से ही होगी प्रदूषित, प्रदूषण लेकर दुख प्रकट किया है। आजादी कविता में उस्ताद फारसी भाषा का, कौन सी भाषा बेटा, फारसी भाषा का, और लैंप पोस्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, ये हमारा यहां तक क्वेश्चन 5 तक हो गया। क्वेश्चन 5 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमें जो दिया गया है वो आपको एक कविता दी गई है, यहाँ पे दिख रहा है। इस कविता को आपको पढ़ना है और इस कविता को पढ़ के इसके आंसर्स लिखने हैं। कवि के अनुसार काले बादल किसके प्रतीक हैं, मृत्यु के। ठीक है, अभी हमें ये कविता हमने पढ़ रखी है तो हम आपको आसानी से इसका आंसर बता पा रहे हैं। अगर आप भी इसको पढ़ लेंगे तो आप इसको जब रीड कर लेंगे पेपर को तो आप भी इसका आंसर दे पाएंगे। कवि को किसका भय नहीं है, किसका भय नहीं है बेटा, कवि को शासन का। किस चीज का भय नहीं है, शासन का। काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति से कवि क्या कहना चाहता है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। यानी कि पूरा काला है और चांदी की लेयर कैसी होती है, चमकीली, तो वो एक आशा की किरण उसको महसूस हो रही है। कवि को किसके प्रति, किससे प्रीत नहीं है, कवि को किससे प्रीत नहीं है बेटा, अनीति। जो लोग गलत रास्ते पे या गलत कार्य जो हो रहा है उससे उसको कोई भी लगाव नहीं है। उसे वर्षा से प्रेम है, बारिश होगी तो अच्छा होगा, बादलों से प्रेम है, चांदी से प्रेम है, लेकिन अनीति से प्रेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। बहादुर कहानी में यह कथन किसके लिए है, किसके लिए है, किसके लिए बेटा, ये निर्मला। किसके लिए है, निर्मला। देन शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मिर्जा के घर के नौकर चाकर शतरंज के खेल को मनहूस समझते थे, क्या बोलते थे, मनहूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। गौरैया सुखी राजकुमार, गौरैया सुखी राजकुमार के साथ क्या है, सुखी राजकुमार के सानिध्य में क्या सीखती है, सुखी राजकुमार के सानिध्य में निस्वार्थ प्रेम सीखती है, निस्वार्थ प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अंधेर नगरी नाटक में आपको, अंधेर नगरी नाटक में टके शेर भाजी टके शेर खाजा से निहित व्यंग्यार्थ है। कौन सा व्यंग्यार्थ है बेटा इसमें, इसमें है गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है, गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है। सार लेखक को मूल भाव और उसको पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदुओं की पहचान कर उनको क्या देना होता है, शीर्षक। क्या देना रहेगा, शीर्षक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। रिक्त स्थान भरने हैं, इसमें भी बेटा एक एक शब्द भरने हैं। ठीक है, मैंने इसको इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको ऑब्जेक्टिव और दो तरीके का पार्ट हो सकता है कि एक में रिक्त स्थान भरना पड़े या फिर ऑब्जेक्टिव मिले। अखबार में कार्टून छापने का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन और टिप्पणी करना। ठीक है, मनोरंजन और टिप्पणी करना। ठीक है, अनौपचारिक पत्र अपनों को प्रेम भरे भाव से स्वाभाविक शैली की, कहां गए भाई सब, बुलाओ ना, जाते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में ही बहुत सी अभ्यास जन्य, क्या है, अभ्यास जन्य स्मृतियां रह गई हैं। क्या आएगा बेटा इसमें, स्मृतियां, स्मृतियां रह गई हैं। सुखी राजकुमार कहानी में
देवदूत क्या है? राजकुमार का दिल राजकुमारी की लाश ले गया। किसकी लाश ले गया? राजकुमारी की। कौन ले गया? राजकुमार। राजकुमार का दिल राजकुमारी की लाश ले गई। ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको सुन के, है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संवाद किसके पात्र हैं? पहचान कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। ये किसका है? राजा का कथन। किसका कथन है? राजा। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, और रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये कथन है मंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथनों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए, बताइए कि वह सही है या गलत। यानी कि जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? किसका सही है और किसका गलत। सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया के सब साथी कल दूसरे प्रताप तक उड़ जाएंगे। ये कैसा है बेटा? गलत। क्योंकि गौरैया तो उससे वैसे ही सीख रही थी, तो वो गलत, वो कैसे उड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं उड़ेगी। तो ये क्या है? गलत। और क्या सीख रही थी? सब प्रेम करना। पशुता को हराने के लिए स्वयं का बंधन आवश्यक नहीं। गलत। बिल्कुल, पशुता को हराने के लिए स्वयं का बंधन भी देखना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चंस के आंसर यानी कि यहाँ पे क्या थे? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17। 17 में निबंध में क्या क्या होना चाहिए? वाक्य छोटे तथा कैसे होने चाहिए? तो बेटा छोटे के साथ साथ तो यहाँ पे पहली बात यह है कि प्रभावशाली होने चाहिए, है ना? तो प्रभावशाली दो ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, है ना? तो अब दूसरी तरफ निबंध में कल्पना होनी चाहिए या क्रमबद्धता होनी चाहिए? बताओ। निबंध हमेशा तरीके से लिखा जाएगा। जैसे होली का निबंध है, तो होली में सबसे पहले आप ये बताओगे कि भाई, या दिवाली अभी हमारी आई है, दिवाली अभी कल हमारी जब गई है, तो हम लोग ने पहले क्या किया? पहले घर की सफाई की, फिर पटाखे चलाए, ऐसा लिखोगे? नहीं, पहले सफाई हुई, फिर घर में सामान आया, फिर पूजा हुई, फिर हमने पटाखे चलाए, है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने पटाखे चलाए, फिर हमने खाना खाया, उसके बाद हम पूजा करने चले गए, फिर हमने पताई करी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? क्रमबद्धता। तो ऑप्शन इसका क्या आएगा? ए, क्रमबद्धता और प्रभावशाली। नीचे दिए गए पाठों और पात्रों के सही युग्म चुनिए और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पाठ का नाम हमें दिया गया है और पात्र का नाम। अंधेर नगरी में पात्र कौन सा था बेटा? नारायण दास, है ना? अंधेर नगरी में कौन थे? नारायण दास। और बहादुर में वाचक। डन, क्लियर है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समाचारों का चयन करके उनके महत्व और प्रभाव के अनुसार किया जाता है। समाचार किस हिसाब से होना चाहिए? अभी हमारे रिसेंटली क्या नाम है उनका, जो अभी एक हमारे हास्य कलाकार थे, अंग्रेजों के जमाने के जेलर, वो गुजर गए। अब उसी बीच में यदि कोई व्यक्ति पटाखे चला रहा था और अच्छे तरीके से उसने स्काई शॉट चलाए, तो पहले न्यूज किसकी दिखाई जाएगी? जो व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति था, है ना? आप फिल्म जगत में अच्छा नाम रखता था, वो व्यक्ति का निधन हो गया है, तो न्यूज पे पहले किसको दिखाया जाएगा? प्रभावी न्यूज को। आपका पटाखा चलाना उतना प्रभावी नहीं है, तो पटाखा चलाना बाद में दिखाया जाएगा। पहले आपका जिनका निधन हुआ है असरानी, उनको दिखाया जाएगा, है ना? तो समाचारों का चयन उनके महत्व और प्रभाव के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जिसका जितना प्रभाव उसके अनुसार उस समाचार को दिखाया जाएगा। सुखी राजकुमार कहानी में करुण स्थितियों का वर्णन किया गया है। कैसी स्थितियों का किया गया है? करुण स्थितियों का। याद रहेगा? अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसको कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि मैं आप इसको कर पाएंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास पूरा एक गद्यांश लिखा हुआ है। इसे हमें रीड करना है केयरफुली, क्योंकि इसी में से हमारे इसके आंसर्स मिलेंगे। जीवन क्या है? तो अब जीवन क्या है बेटा? जीवन का आंसर बताइए। जीवन एक कर्म क्षेत्र है। क्या है? कर्म क्षेत्र। जब इसे रीड करेंगे आप
तो जीवन आपको पता चल जाएगा कि जीवन एक कर्म क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें दिया गया, संघर्ष के मार्ग पर कैसे चलना पड़ता है। संघर्ष के मार्ग पे अकेले ही चलना पड़ता है। कैसे चलना पड़ता है, अकेले ही। यदि समस्या ना हो तो आदमी प्राय अपने को कैसा समझने लगेगा, निष्क्रिय। क्योंकि जब तक कि कोई दिक्कत नहीं आएगी तब तक हम कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो पड़े हैं खाली है अजगर की तरह। अजगर को जब भूख लगती है तो अपना शिकार करने गया, अदरवाइज पड़ा है। तो वो क्या है, निष्क्रिय है बाकी समय पे। जब उसको शिकार दिखता है तभी एक्टिव रहता है। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई काम नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, भूख की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों कमाने जाएंगे, तो कैसे रहेंगे, निष्क्रिय। महापुरुषों की महानता का रहस्य क्या है, उनकी वीरता। ऑब्वियस है, महान पुरुषों ने अपनी वीरता दिखाई है, इसीलिए हम उनको आज भी याद करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प छांट के लिखिए। हमें क्या करना है, विकल्प छांट के लिखना है। हमें ऊपर विकल्प दिए गए हैं, उनमें से छांटना है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है, क्या है बेटा, लज्जित होना, घबरा जाना, अकड़ना, भाग जाना। इसका ऑप्शन होगा लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर चले आए, इत्तू सा मुंह लेके चले आए, कुछ लोग कहते हैं, है ना, इतना सा मुंह लेके, तुम्हारा इतना सा मुंह बन गया। तो ये सब मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको अपमान झेलना पड़ा है, तो लज्जित होना महसूस कराएगा। पुरुषोत्तम समास का उदाहरण बताइए। पुरुषोत्तम किस तरीके के समास है बेटा, क्योंकि इसमें पुरुष और उत्तम दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों मिलके बनाए पुरुषोत्तम। तो जहां जुड़ा होता है वहां क्या है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास आएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मारो मत मुझे, मुझे मारो मत। कौन सा सही है बेटा इसमें, बताइए। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ठीक है, प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आई और उन्होंने सदाचार पर भाषण दिया। यह क्या है, ये एक सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। बेटा देखो, संयुक्त वाक्य में हमेशा बीच में अथवा और ये शब्दों का प्रयोग होता है। अभी यहाँ पे देखो स्टेटमेंट देखो, प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आई और फिर क्या आ गया, और उन्होंने सदाचार का भाषण दिया। यानी कि हमारे पास दो वाक्य हो गए और दोनों वाक्यों को जोड़ के बनाया गया। तो ये कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। परमेश्वर का संधि विच्छेद, परमेश्वर का संधि विच्छेद लिख लोगे बेटा, परम धन ईश्वर। क्या होगा, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, परमेश्वर। दूसरा क्या है, उत्तरोत्तर, उत्तर धन उत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर। हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अच्छा, उपसर्ग क्या होते हैं बेटा, जो आगे लगते हैं, शुरुआत का अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग। ठीक है ना, और प्रत्यय पीछे का हिस्सा, जिसे हम बोलते हैं जैसे कि प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग, शुरुआत में लगने वाला, और सफिक्स का मतलब पीछे का हिस्सा जो बाद में लगता है, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग में क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा बेटा इसका, सफल का, सफल का उपसर्ग क्या होगा, आगे का हिस्सा क्या आया, सा, सा फल, यानी कि अच्छा फल, सफल। योग्यता, लास्ट में क्या आया, योग्यता। तो योग के आगे क्या लगा है, ता, तो प्रत्यय क्या हो गया, ता, योग्यता। ठीक है, ताई तो अलग है, योग तो आपको सबको पता है योग क्या होता है। तो योग और लास्टा क्या लगा है, ता, तो ता क्या हो गया, प्रत्यय, तो उससे मिलके क्या बना, योग्यता। फल हम सबको पता है, फल के आगे अच्छा कुछ लगा दिया तो सफल,
तो सा क्या हो गया, उपसर्ग। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लोगे, चलो इतना तो आई थिंक सो कर लोगे तुम लोग, ऐसी हमें उम्मीद लगती है। बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं, आप पेपर कैसा करके आएंगे वो तो रिजल्ट बताएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कमल, सुर, निडर, गति में से तद्भव शब्द हैं। कौन से तद्भव शब्द है? तद्भव और तत्सम, ये शब्द आपको पता है, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसमें बेटा कमल आएगा जो तद्भव शब्द है। कौन सा है? कमल। और दूसरा इसमें हमसे तत्सम पूछा गया, नासिका, गेहूं, बिकारी, मोती, इसमें नासिका शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। तद्भव और तत्सम शब्द में होता है एक संस्कृत का शब्द और एक हिंदी का शब्द। तो जो हिंदी का होता है और जो संस्कृत का होता है उन्हीं को हम तत्सम और तद्भव कहते हैं। ठीक है, सेक्शन बी हमारा आ गया खंड बा। खंड बा के बारे में हम आपको बताएंगे बेसिक आपको करना क्या है। ठीक है, खंड आ तो हमने आपका पूरा सॉल्व करके बता दिया। देखो बेटा खंड बा में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको एक कविता लिखी है, 4 नंबर का दिया गया, तो आपको हर एक कविता की एक लिस्ट बना लेनी है। एक साइड कविता का नाम, एक साइड कवि का नाम। ठीक है, जितनी भी आपके चैप्टर में कविताएं हैं, चैप्टर जैसे खोलोगे आपको पता चल जाएगा। देखो आपको 1 नंबर यहीं पे कंफर्म है, ऐसी एक कविता आएगी आएगी, उसमें लिखा हुआ है कवि और कविता का नाम, दोनों के बताने, 2 नंबर हो गए। और 2 नंबर का क्या है? काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। ठीक है ना। अब इस कविता में जैसे कि कवि क्या कौन सी है? चंद्र गहना से लौटती बेर, देखो उसी का यही है, जबकि ये तुम पढ़े भी है, अभी पेपर में ही आया। ठीक है, और कवि का नाम भी लिख देना है। उसके बाद हमें इसका काव्य सौंदर्य की बताना क्या चाहते हैं उतना लिख के हमें छोड़ देना है, बस हो गया हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, निम्नलिखित अवतरण की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमने पहले बताया था क्लास में, अभी हम आप लोगों को सबको ही बता दे रहे हैं। आपको इसका अर्थ बताना है। हो सकता है आपको कोई दोहा दे दिया जाए, या हो सकता है कि कोई आपको कविता का छोटा सा हिस्सा दे दिया जाए, उसमें से आपको उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो आपको लिखना है। पावस देखी रही मैन, कोयल सादे मोहन, अब दादुर बकता भय, हमको पूछत कौन। ठीक है ना। जब कोयल का मतलब यानी कि कोयल की आवाज बेहद ही सुंदर होती है, तो कोयल जब मौन हो गई यानी शांत हो गई, क्यों शांत हो जाती है? अब दादुर बकता भय यानी कि मेढक जब बोलने लग गए तो कोयल की आवाज कौन सुनेगा? मेढक यानी कि जो व्यक्ति, जब मूर्ख लोग व्यक्ति अगर ज्यादा करने लगे तो समझदार व्यक्ति का कर्तव्य यही है कि वो शांत होके चुप होके वहां से निकल जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके के जितने भी दोहे आपकी किताब में उनके अर्थ जरूर याद कर लो ताकि आप उसका अर्थ आसानी से लिख सको। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 में आपको आपकी किताब के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ 4 और इनमें से 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से भी आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं, दिए गए हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपको केवल 2 क्वेश्चन लिखने हैं, ये भी किताब के क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 30। टोटल नंबर्स कितने हैं? 6 2 12 एंड 4 16 मार्क्स। 16 मार्क्स आपकी किताब के क्वेश्चन आंसर हैं, जो किताब में आपने पाठ पढ़े थे उनके ही आंसर आप लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33 सेम वैसा ही है कि आपका एक गद्यांश दिया गया है जिसे आपने पढ़ना है और उस गद्यांश का आपको आंसर रीड करके लिखना है। इसमें देखो अब दूसरा काम वही है, एक तरफ आपने कविता लिखी थी तो एक दूसरा चार्ट बना लो, और जो पेपर तक 1 बजे जब पहुंचोगे सेंटर पे 1:30 बजे तब भी रिवाइज कर सकते हो। ऐसे हाथ में पेज लिया और लेके चले गए, एक साइड पाठ का नाम, दूसरी तरफ लेखक का नाम, याद कर लिए दोनों, आपके 4 नंबर तो ही सीधे हो गए। देखो इसमें भी लिखा उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो अब गद्यांश आपने पढ़े होंगे तो याद तो आ ही जाएगा नॉर्मली कि कौन सा था। जैसे इधर देखोगे अच्छा ये वाले चैप्टर का ये है तो आपको याद आ गया इसका लेखक अच्छा ये है, इनका लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन एक तो इसी में से मिल गए और 4 नंबर आप 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है ना, आपने कुछ भी नहीं करना है इसके अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 31 34 में आपको इस जो भी लिखा हुआ है ये आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, इसकी आपको ब्रीफली बढ़ा चढ़ा के इसकी व्याख्या करनी है कि ये क्या कहना चाह रहे थे।
ठीक है, जो 5 नंबर में आएगा। फिर आपके पास एक अगला गद्यांश आएगा, उसको घटा के लिखना है, उसको कम शब्दों में लिखना है, पूरी बात हो जाए और शब्द उसके कम हो जाए। इसमें लिखा है इसको 1/3 कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ये 12 लाइन है तो इसको 4 लाइन में लिखना है, यानी कि पेपर की 4 लाइन, आपकी किताब की कॉपी में आपके में 6 से 7 लाइन, 6 से 7 लाइन में आप अपनी कॉपी में इसको भरना है, पूरे इसका वर्णन करना है। अब इसका अगर आपको जब बिल्कुल ही समझ ना आए, जब बिल्कुल ही करना ना आता हो, तो इसमें से जो मेन लाइन्स है उनको लिख देना, जो मेन लाइन्स नहीं है उनको आप डिडक्ट करके लिख देना, तब भी आपको आधे नंबर तो कम से कम मिल ही जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, कुछ अपने शब्दों में लिखना है, जो मेन लाइंस भी हैं उनको अपने शब्दों में लिख के खत्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 36 और 37, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक पत्र आपका आएगा ही आएगा पेपर में, जो आपको लिखना है। कोई भी पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि उस पत्र का मेथड जो है वो हमें याद कर लेना है, देख लेना। आप गूगल से, यूट्यूब से, किसी से भी, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। आपको पत्र लिखते वक्त ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, पत्र भेजने वाले का नाम, उसके बाद उसका पता लिखा जाएगा कि वो किस एड्रेस पे पत्र जाएगा। पत्र जाने के बाद उसके आप दिनांक लिखेंगे, दिनांक लिखने के बाद उसके बारे में सारा डेटा जो भी आप लिखना चाहते हैं, प्रिय मित्र या जिसके बारे में लिखना चाहते हैं, जिसको भेजना चाहते हैं, और अंत में आपका नीचे आपका मित्र, आपका भाई, आपका पिता जो भी है उसका नाम लिखेंगे। इस फॉर्मेट को आप नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मेट को आप समझ लो। गूगल पे कई सारी फोटोज मिल जाएंगे कि फॉर्मेट ऑफ लेटर, उसमें आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपको किस फॉर्मेट में लिखना है और उसमें ही तरीके से इसको लिख के आना है। ठीक है, पत्र अगर आपने तरीके से लिखा होगा, ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का फॉर्मेट भी अगर आपका करेक्ट है, बीच की लाइनों में आपने एक्यूरेट नहीं लिख पाया है, तब भी आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आधे नंबर आपके फॉर्मेट के होते हैं और आधे नंबर आपकी कहानी के, जो आप उसके अंदर लिखते हैं। इसके बाद आपको इसी तरीके से काम करना है निबंध का प्रोसीजर। निबंध अभी आप एक ऑब्जेक्टिव मिला था ना कि आपका क्रमबद्ध होना चाहिए, तो क्रमबद्ध अगर कोई भी निबंध पूछा गया है, राष्ट्रोत्थान में शिक्षा की भूमिका, यानी कि देश की तरक्की शिक्षा के माध्यम से कैसे हो सकती है, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले आप ये नहीं है, सबसे पहले आप तरीके से लिखेंगे कि आपने प्रस्तावना लिखना है, ये लिखना है, इस तरीके से करके सीक्वेंस में आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में उपसंहार, यानी कि उसका सार निष्कर्ष क्या निकला, उसको लिख के आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे, तभी आपको 7 नंबर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से करके आना, पूरा एग्जाम करके आना। जय हिंद, जय भारत।